नमस्कार दोस्तों जब भी हम भारत पाक विभाजन या भारत विभाजन कहिए, पाक तो बाद में अस्तित्व में आया, तो भारत विभाजन की जब जब चर्चा करेंगे उस वक्त बहुत सारी बातें, ढेरों नए पन्ने खुलने लगते हैं, नए अध्याय सामने आ जाते हैं, नए पेजेस, नए पृष्ठ हमें पलटने पर मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसा ही एक पृष्ठ है जिसको जो बेहद महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, भारत विभाजन के संदर्भ में, उसका आज जिक्र आपसे बांट लेता हूँ। ये जिक्र जो है, ये इसका जो उल्लेख है, सबसे पहली बार हमारे एक भारतीय पत्रकार, वरिष्ठतम पत्रकारों की श्रेणी में से एक श्री कुलदीप नैयर ने, दिवंगत कहना चाहिए, श्री कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक स्कूप में इसका जिक्र भी किया है विस्तार से। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये बातचीत श्री कुलदीप नैयर और विभाजन की अंतिम रेखा, निर्णायक रेखा खींचने वाले रेडक्लिफ के बीच में एक संवाद पर आधारित है। कुलदीप नैयर बताते हैं कि जब मैं गया, समय लिया हुआ था, समय पर जब मैं पहुंचा, मैंने उनके फ्लैट की घंटी बजाई तो सीधा साधा आदमी स्वयं ही बाहर आया और मुझे बड़े प्यार से ले गया। और उसके बाद उसने इतना पूछा कि चाय तो पिएंगे, और मैंने कहा ये बिल्कुल वाजिब है, ज़रूरी है, चाय तो आपके साथ लेना मेरा सौभाग्य है। तो चाय के लिए भी स्वयं वो केतली लेकर स्टोव पर चढ़ाने के लिए स्वयं गए, क्योंकि उनके पास कोई भी, रेडक्लिफ के पास कोई भी नौकर चाकर या कोई सेवादार नहीं था, और वो स्वयं चाय बना रहे थे। और कुलदीप नैयर सोच रहे थे कि एक ऐसा सादा आदमी है जिसके कंधों पर हमने इतना बड़ा भार डाला, बोझ डाला, कि ये व्यक्ति जो लकीर खींच देगा वो अंतिम निर्णायक लकीर होगी। तो रेडक्लिफ से बातचीत जब शुरू हुई कुलदीप नैयर साहब की, तो कुलदीप नैयर साहब बताते हैं कि मेरा पहला सवाल अभी करना ही था, तो बात लाहौर की चली, विभाजन की बात। शुरुआत में जब पहला सवाल मैंने अभी मेरी ज़ुबान पे था, तो रेडक्लिफ ने कहा कि हमने तो आपको लाहौर दे दिया था, हमने तो लगभग ये तय ही कर लिया था कि लाहौर ये भारत में ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो आबादी का जो संतुलन है वो भी इस बात के पक्ष में है कि इसे भारत में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हिंदू बहुल आबादी उस वक्त भी थी, और हिंदुओं के बहुत सारे तीर्थ स्थल और बहुत सारे जो हिंदू स्वाधीनता सेनानी थे, जिनमें शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तो थे ही। इनके अलावा लाला लाजपत राय भी वहीं के थे, सर गंगाराम का उल्लेख भी वहीं पे मिलता है, और उसके बाद विभाजन पर रचने वाले, साहित्य रचने वाले मंटो का उल्लेख भी उसी में मिलता है। तो लाहौर का जिक्र जब छिड़ा, तो रेडक्लिफ का पहला ये था कि हमने तो लाहौर आपको दे दिया था। तो बाद में कहता है हमें ये विचार आया कि लाहौर भी चला गया तो आपके पास, पाकिस्तान के पास कोई भी बड़ा शहर नहीं बचेगा जिसका उल्लेख वो विशेष रूप से कर सकें, और पाकिस्तानी अगर लाहौर से भी वंचित रह गए तो ये शिकवा हमेशा बना रहेगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और यही बात सोचकर हम लोगों ने निर्णय किया, जो सीमा आयोग के जो 5 सदस्य थे, रेडक्लिफ जिसके अध्यक्ष थे, हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये लाहौर तो पाकिस्तान में ही रहने दिया जाए, छेड़छाड़ करेंगे तो इस पर लंबा चौड़ा विवाद खड़ा होगा। और हो गया, निर्णय हो गया कि लाहौर पाकिस्तान में रहेगा। रेडक्लिफ का दूसरा ये था कि जब ये लकीरें खींची जा रही थी, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ दे बात लगी वो ये था कि मुझे इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 5 सप्ताह का समय दिया गया, और 5 सप्ताह तो सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करने में और दस्तावेज़ों को खंगालने में ही लग गए। और दूसरी जो रेडक्लिफ कह रहे थे कि मेरी विवशता ये थी, मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे पास जितने भी सदस्य थे, 4 सदस्य थे, 2 भारतीय पक्ष को प्रस्तुत करने वाले थे और 2 पाकिस्तानी पक्ष को प्रस्तुत करने वाले थे, और सभी का संबंध न्यायपालिका से था। सभी जजेस थे, कोई रिटायर्ड जजेस हैं, कोई उस रिटायर्ड की श्रेणी में आते हैं, और इस तरह से। लेकिन न्यायपालिका में महत्वपूर्ण पदों पर वो लोग आसीन रहे थे, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो, जब न्यायपालिका का व्यक्ति जब कोई बात करता है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता है।
लेकिन रेडक्लिफ की ये शिकायत थी कि वस्तुतः देखा यह गया कि उस वक्त जो भारतीय पक्ष के जो सदस्य थे उनका एक ही था कि भारत के पक्ष में जितनी भी बातें आ जाएं, क्योंकि विभाजन हो रहा है और भारत का विभाजन हो रहा है तो उसको उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और दूसरी ओर पाकिस्तानी पक्ष के लोग जो थे, दो निर्णायक, दो सदस्य जो थे, उनका ये उल्लेख था कि पाकिस्तान के पास बचेगा क्या अगर आपने लाहौर भी दे दिया और कुछ महत्वपूर्ण अन्य शहर भी दे दिए। मसलन फ़िरोज़पुर और ज़ीरा के बारे में भी चर्चा चली थी कि अगर ये सब कुछ भी भारत में चला गया तो उसके बाद पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं बचेगा और व्यापक स्तर पर असंतोष फैलेगा। और सबसे बड़ी बात उसने स्वीकार किया रेडक्लिफ ने कि मेरे मन पर एक अपराध बोध भी था कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ, एक ऐसे देश को दो भागों में बांटने जा रहा हूँ, एक लकीर खींचने जा रहा हूँ, जो देश मैंने पहले देखे ही नहीं थे। मेरी ये भारत की पहली यात्रा थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि भारत कहाँ से शुरू होता है, उसकी सीमाएं कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ उसकी समाप्ति होती है सीमाओं की, ये भी मालूम नहीं था। और उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो प्रस्तुत जो तथ्य थे उनके आधार पर ही हुआ, क्योंकि ज़रूरत तो इस बात की थी कि रेडक्लिफ का एक स्वयं कहना था कि ज़रूरत इस बात की थी कि मैं स्वयं उन्हीं स्थानों पर जाकर व्यक्तिगत रूप से भी अध्ययन करता, सर्वेक्षण करता, लेकिन ये समय नहीं था। और मुझे केवल पूरे उस सीमा क्षेत्र पर से हवाई उड़ान भरने में एक डाकोटा विमान दे दिया गया था कि आप चाहें तो एक हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो हवाई सर्वेक्षण करने में भी मुझे डाकोटा विमान के द्वारा दे दिया गया, ये कृपा कर दी गई। लेकिन कितना हवाई सर्वेक्षण में आप निर्णय ले पाएंगे, ये मुझे लगा कि ये सारी कवायद जो है वो ये बेमतलब है। मैं कुछ ज़्यादा रद्दोबदल नहीं कर पाऊँगा। जो तथ्य मेरे सामने हैं उन्हीं के आधार पर ही मुझे निर्णय लेना पड़ेगा। और रेडक्लिफ को सबसे बड़ा मलाल ये था कि अगर इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य कराना था, अगर मुझे थोड़ा सा समय दे देते, मुझे कम से कम 1 वर्ष या 6 माह का भी समय दे देते, तो मैं कम से कम किसी न्यायोचित और तर्कसंगत विभाजन की रेखा जो है वो खींचने में समर्थ हो जाता। लेकिन वो भी नहीं मिला। और मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में ये भी बता दूं, जाते जाते इस बात का भी जिक्र कर दूं कि वो शायद बहुत दुखी आदमी था। और कुलदीप नैयर कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि कभी आप दोबारा भारत आना चाहेंगे, तो वो कहता सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे अगर ब्रिटिश सरकार भी कहेगी तो मैं वहाँ जाने का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि लोग मुझे पत्थरों से मार मार कर मेरी जान ले लेंगे या कोई मुझे गोली मार देगा। क्योंकि एक अपराध बोध की स्थिति थी कि जो विभाजक रेखा मैंने अपने साथियों के सहयोग से जो खींची थी, उससे उसकी जो परिणति है वो इस प्रकार से हुई कि करोड़ों लोग बेघर हो गए, करोड़ों लोग। और इतना अनुमान बिल्कुल नहीं था कि लोग वहाँ का आबादी का प्रत्यावर्तन होगा और इधर के लोग उखड़ कर उधर जाएंगे और सारी चीज़ें अकस्मात हो जाएंगी। ये बात भी अनुमान लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और ये भी अनुमान नहीं था कि इतने लोग इस विभाजन में मारे जाएंगे, हिंसा इतनी ज़्यादा चरम पर पहुंच जाएगी, ये मुझे इस बात का भी अनुमान नहीं था। और शायद ये अनुमान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भी नहीं था, नेताओं को भी नहीं था कि इतने व्यापक स्तर पर हिंसा होगी कि जो आंकड़े इतिहास को रक्त रंजित कर देंगे, ये उसको भी अनुमान नहीं था। तो मित्रों, ये बहुत सारी जो बातें हैं तथ्यात्मक बाद में सामने आती हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक प्रकार से जिक्र जो है वो ज़रूरी हो जाता है। वैसे इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर भी वो कहता है कि जब मैंने पाकिस्तान का पक्ष भी लिया तो उसके बावजूद आरोप यही लगा कि मैंने फ़िरोज़पुर और ज़ीरा जैसे महत्वपूर्ण स्थल भी सिर्फ इसलिए भारत को दे दिए ताकि भारतीय सेनाएं या भारत की जो नई सरकार है उसको कश्मीर तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। एक ही बात को लेकर पाकिस्तानियों ने मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने उनके साथ अन्याय किया, मैं न्याय नहीं कर पाया। तो इस प्रकार के बहुत सारी विसंगतियाँ, बहुत सारी कंट्राडिक्शंस उनके बीच में से रेडक्लिफ और उसके साथियों को गुजरना पड़ा। और जो कुछ हमारे सामने है मित्रों, वो रक्त रंजित इतिहास के पृष्ठ
वो आज भी कचोटते हैं कि ये विभाजन क्या था, किस आधार पे किया गया, क्या इसमें तार्किक परिणति क्या थी, दलील क्या थी इस विभाजन की। ये बात किसी को भी स्पष्ट नहीं हो पाई और स्वयं वो स्वीकार करता है कि मुझे भी स्पष्ट नहीं हो पाई। धन्यवाद।